गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ मेंडल। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज किया था वो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या समझा था अभी तक? मेंडल ने प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। मतलब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से फ्यूज कराया था। ठीक है, तो सपोज मान लो ये मेंडल ने एक प्लांट लिया, ये टॉल प्लांट था, मटर का टॉल प्लांट है सपोज, और दूसरा प्लांट उनके पास था, ये ड्वार्फ प्लांट है मटर का, पी का। अब ये दोनों प्लांट यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? तो बाइसेक्सुअल है, दोनों में फ्लावर होगा। ये ड्वार्फ प्लांट है, इसमें ये फ्लावर हुआ, और ये टॉल प्लांट है, इसमें भी फ्लावर हुआ। हुआ ना? अब मेंडल को इस टॉल प्लांट को फ्यूज कराना था इस ड्रॉप प्लांट से, तो मेंडल ने क्या किया होगा? मेंडल ने जाके से कान में बोल दिया होगा कि ए बच्चा तुम इस बार इससे फ्यूज कर जाना, और इसकी बात मान गए होंगे मेंडल की बात। ये पेड़ कैसे टॉल प्लांट को ड्रॉप प्लांट से फ्यूज कैसे कराया होगा? सोचो, फ्यूज कैसे कराया था? उसके लिए एक टेक्निक अपनाई थी। उस टेक्निक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इस प्लांट को इस प्लांट से फ्यूज उन्होंने कैसे कराया था। तो पहली बात जान लो कि दोनों ही प्लांट, मटर का प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल होता है या यूनिसेक्सुअल? याद रखिएगा, बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। ये मान लो मटर का फ्लावर है, बड़ा करके दिखा रहे हैं जूम करके आपको समझाने के लिए। एक पी का फ्लावर है, इस फ्लावर के में फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। ये देखो फीमेल सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये बन गई ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमने बना दी, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसको कार्पेल के नाम से जानते हैं। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा कि नहीं होगा? कार्पेल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, कार्पेल पिस्टल होगा। मेल सेक्स ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। मेल सेक्स ऑर्गन क्या कहते हैं? एंड्रोशियम के नाम जानते हैं, जिसको कहते हैं स्टेमेन के नाम से जानते हैं। ये रहे स्टेमेन, ये रहे मेल सेक्स ऑर्गन, स्टेमेन कहलाते हैं। ऐसा कोई भी फ्लावर होगा कि नहीं होगा? मेल सेक्स ऑर्गन स्टेमेन होंगे कि नहीं होंगे उसमें? हाँ होंगे। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका कार्पेल होगा कि नहीं होगा? हाँ कार्पेल भी होगा। तो कार्पेल भी है और स्टेमेन भी है, दोनों है, इसलिए इस फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जब बाइसेक्सुअल फ्लावर को देखेंगे तो उन्होंने किया क्या कि इस फ्लावर को इस फ्लावर से क्रॉस कराना है, उनको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है। तो किए क्या? जैसे ही उनका ये फ्लावर खिलने वाला था, बिफोर खिलने के पहले मतलब जुवेनाइल फेज में, रिप्रोडक्टिव फेज आने से ठीक पहले, कौन सी फेज होती है? जुवेनाइल फेज। रिप्रोडक्शन करने के लिए फूल खिलने ही वाला था, खिलने के थोड़ी देर पहले, मान लो फूल को 11 बजे तक फूल खिलेगा, हम सुबह 5 बजे जाकर ही फूल को क्या कर दें? इमस्कुलेशन नाम की प्रोसेस कर दें। क्या कर दें? इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? इमस्कुलेशन कर दें। इमस्कुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी फ्लावर के मेल सेक्स ऑर्गन को तोड़कर फेंक देना। तो ये फूल खिलने से पहले ही, फूल खिला भी नहीं अभी, खिलने के पहले ही हम गए और फूल के सारे मेल सेक्स ऑर्गन को हमने तोड़कर फेंक दिया। फूल में सारे मेल सेक्स ऑर्गन को किसकी वजह से तोड़ दिया? आपने एक आपका फॉर्सेप लिया और फॉर्सेप की वजह से सारे मेल सेक्स ऑर्गन को, स्टेमेन को तोड़कर फेंक दिया। अब बताइए उसमें स्टेमेन बचे क्या? इसमें स्टेमेन नहीं है। अब इस फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ क्या दिख रहा है? कार्पेल दिखाई दे रहा है। मतलब ये फ्लावर मेल फ्लावर कहलाएगा या फीमेल फ्लावर कहलाएगा? फीमेल फ्लावर, क्योंकि फीमेल सेक्स ऑर्गन है लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन अब इसमें नहीं रहा। इस तरह हम बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर से यूनिसेक्सुअल फ्लावर बनाने की प्रोसेस को कहते हैं इमस्कुलेशन। मेंडल ने इस टेक्निक को अपनाया था, इस टेक्निक का नाम इमस्कुलेशन। इस तरह ये फ्लावर पूरी तरह से क्या बन गया? फीमेल फ्लावर बन गया। उसके बाद टेक्निक नंबर 2,
इमस्कुलेशन का काम क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कन्वर्ट करना। क्यों किया हमने कन्वर्ट? बाइसेक्सुअल फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्यों बनाया? अगर ना बनाते तो ये अपना खुद का ही पॉलन ग्रेन से खुद को फ्यूज कर लेता, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर लेता। मतलब इमस्कुलेशन का पर्पस कोई पूछे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इमस्कुलेशन? टू प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन को होने से रोकना, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होने से रोक देना, ये इमस्कुलेशन का काम है। खुद से फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, सेम फ्लावर में आपका फर्टिलाइजेशन ना हो सेम प्लांट में, इस घटना को रोकने के लिए इमस्कुलेशन किया। अब बताओ, ये अपना खुद से जब मैच्योर होगा तो क्या खुद का पॉलन ग्रेन इसमें फ्यूजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा इमस्कुलेशन के बाद। लेकिन अब मान लो इतना बड़ा संसार है, कोई भी पेड़ का पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आ गया और इसमें टकरा गया और फ्यूजन कर दिया, तो हमको जिससे कराना था उससे ना करके किसी और से कर सकता है ना। तो क्या करेंगे? इसके लिए एक और टेक्निक अपनाएंगे जिसको कहते हैं बैगिंग। तो बैगिंग नाम की एक दूसरी टेक्निक अपनाएंगे। बैगिंग वर्ड से मालूम चला, बैग समझते हैं, BAGGING, बैगिंग। बैगिंग का मतलब होता है इसको एक बैग से कवर कर दें, पॉलिथीन बैग हो या बटर पेपर हो या कोई कागज हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। कागज ले सकते हैं, बटर पेपर ले सकते हैं, हल्का ज्यादा बटर पेपर ना, ज्यादा बटर पेपर लोग लेते हैं, और उससे इसको पूरे फ्लावर को कवर कर देना, ढक देना। किससे? एक पेपर से कवर कर देना, पॉलिथीन से कवर कर देना। इसको कवर कर दिए, क्यों कवर कर दिए? कोई दूसरा पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते हुए आ गया और इसको फ्यूज कर दिया तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो टू अवॉइड द अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक है? बैगिंग। टू अवॉइड अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन, अनवांटेड क्रॉस पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाई मंडल ने? बैगिंग। तो दो टेक्निक अपनाई थी, इमस्कुलेशन और बैगिंग। इमस्कुलेशन के थ्रू वो जिस फ्लावर को मेल बनाना चाहते थे, जिसको फीमेल बनाना चाहते थे, इसको फीमेल बना देते थे। तो डिसाइड करते थे कि ये लड़का की तरह बिहेव करेगा और ये लड़की की तरह बिहेव करेगा, और इस तरह ये डिसाइड करते थे। तो इन्होंने मान लो ये लंबा पौधा था, टॉल वाला प्लांट था, इस टॉल वाले प्लांट को उन्होंने माना कि इसको मेल बनाना है, और इस छोटे वाले प्लांट को फीमेल बनाना है, और इनके बीच में रिप्रोडक्शन कराना है, हाइब्रिडाइजेशन कराना है। तो बताइए इमस्कुलेशन किसमें करेंगे? इस वाले प्लांट में या इस वाले प्लांट में? मेल प्लांट में इमस्कुलेशन करते हैं या फीमेल प्लांट में? फीमेल प्लांट में। इमस्कुलेशन के बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर से यूनिसेक्सुअल फ्लावर बन जाता है, और वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो जाता है? लड़की फ्लावर बन जाता है, फीमेल प्लांट। जिसमें भी इमस्कुलेशन कर देंगे वो प्लांट फीमेल प्लांट बन जाएगा, फीमेल फ्लावर बन जाएगा। इमस्कुलेशन कर दिए, इसके सारे मेल सेक्स ऑर्गन तोड़कर फेंक दिए। इमस्कुलेशन का मतलब रिमूवल ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, रिमूवल ऑफ स्टेमन, स्टेमन को रिमूव करने की प्रोसेस को इमस्कुलेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेमन बिफोर मैच्योरेशन। मतलब कौन सी स्टेज में? जुवेनाइल स्टेज में, मैच्योर होने से पहले पहले। और ये फीमेल बन गया। अब ये बताओ, इस प्लांट में बाइसेक्सुअल फ्लावर से मेल सेक्स ऑर्गन होंगे कि नहीं होंगे? हाँ होंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। इसमें कुछ नहीं करने वाले हम, सिर्फ जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसका आपका एंथर कलेक्ट कर लेंगे, पॉलन ग्रेन कलेक्ट कर लेंगे, और उसको पाउडर बनाकर इसके ऊपर लाकर डाल देंगे। मींस जिसको भी मेल बनाना है उसके एंथर कलेक्ट करेंगे और उसको एंथर को पाउडर बनाकर इसके ऊपर पॉलन ग्रेन्स को गिरा देंगे। तो हम जिस प्लांट से क्रॉस कराना चाहे उसका उससे कर सकते हैं। ये टेक्निक आप घर पे भी यूज कर सकते हो, इसके लिए ना तो कोई मशीन चाहिए ना कुछ भी चाहिए। इमस्कुलेशन, जिस फ्लावर का स्टेमन तोड़ दोगे वो फीमेल फ्लावर बन जाएगा। जिस फ्लावर के ऑफिस के ऊपर कवर कर दोगे, कागज से कवर कर दिए, बैगिंग कहलाएगा। और बैगिंग करने के बाद उसको जब वो मैच्योर हो जाएगा तो उसके बाद मेल, जिस प्लांट को मेल ट्रीट करना चाहते हो उस प्लांट का पॉलन ग्रेन लेकर आओ और इसके ऊपर गिरा दो, फ्यूजन हो गया। इस तरह ये इमस्कुलेशन और बैगिंग, ये दोनों टेक्निक किसने यूज की थी? मेंडल्स ने बहुत ज्यादा यूज की थी टेक्निक। तो देखिए मेंडल की टेक्निक में पूछे तो इमस्कुलेशन एंड बैगिंग ये बहुत अच्छी टेक्निक में से एक थी। दूसरा चीज मेंडल ने और एक टेक्निक यूज की थी,
उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सिर्फ और सिर्फ प्योर लाइन को लेकर चले थे। प्योर लाइन, प्योर लाइन का मतलब होता है होमोजाइगस प्लांट। वो कभी भी हेटेरोजाइगस प्लांट को लेकर एक्सपेरिमेंट नहीं किए। वो किस प्लांट पे लेकर किए हैं? प्योर लाइन को, होमोजाइगस प्लांट को लेकर चले हैं और होमोजाइगस प्लांट का ही एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। होमोजाइगस प्लांट कैसे एक्सपेरिमेंट में सेलेक्ट किए उन्होंने कि होमोजाइगस ये बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाकर, कई जनरेशन तक सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया। तो किसी भी प्लांट को बार बार सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराओगे तो प्योर लाइन बन जाता है। सेवरल टाइम रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, जिसकी वजह से वो प्लांट्स कैसे बन गए? प्योर लाइन बन गए। और जब प्योर लाइन बन गए तब उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो मेंडल की सक्सेस, मेंडल ने क्या किया? इमस्कुलेशन किया, बैगिंग की और प्योर लाइन, ये 3 टेक्निक अपनाई थी। चौथी टेक्निक रेसिप्रोकल क्रॉस, ये आपको आगे पढ़ाएंगे हम। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? उन्होंने रेसिप्रोकल क्रॉस को अपनाया, रेसिप्रोकल क्रॉस को भी अपनी टेक्निक में अपनाया। इस टेक्निक के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है। मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस को भी अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स की बहुत सारी टेक्निक अपनाई थी। इस कारण मेंडल ने डाटा का रिकॉर्ड मेंटेन किया था और ये सब के कारण मेंडल बहुत सक्सेसफुल रहे हमेशा से। तो मेंडल की सफलता का राज मालूम चल गया। मेंडल ने टेक्निक्स कौन कौन सी अपनाई? इमस्कुलेशन, बैगिंग, प्योर लाइन सिलेक्शन और रेसिप्रोकल क्रॉस। प्योर लाइन एकदम होमोजाइगस। उन्होंने कभी भी जो टॉल प्लांट लिया, टॉल प्लांट कैपिटल टी लिया था या कैपिटल टी स्मॉल टी लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, आपको पता होगा कैपिटल टी था, ये वाला लिया था। ये ले लेते तो गड़बड़ हो जाता था उनका एक्सपेरिमेंट। ये भी टॉल था, ये भी टॉल था। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कैपिटल टी लिया, होमोजाइगस प्लांट को लिया। कैसे लिया? बार बार इस प्लांट का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया रिपीटेड कई जनरेशन तक, तो वो अपने आप कैसा बन जाता है? आपका प्योर लाइन बन जाता है, होमोजाइगस बन जाता है। आपको मेंडल की टेक्निक्स यहां पर खत्म हुई। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो मेंडल का पहला एक्सपेरिमेंट, मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। कुछ किताबों में आपको 2 लॉ भी लिख कर रहता है, कुछ किताबों में 3 लॉ। हम 3 वाले हिसाब से पढ़ते हैं। मेंडल ने 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, पहला लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये मेंडल का पहला नियम था। मेंडल का सेकंड लॉ का नाम क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दूसरा एक्सपेरिमेंट का नाम था, उनके दूसरे नियम का नाम था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये उनका मेंडल का दूसरा लॉ था। और मेंडल का तीसरा लॉ क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के 3 लॉ थे। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कई सारी बुक में मेंडल के 2 ही लॉ लिखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को इस लॉ के अंदर ही कंसीडर कर लेते हैं बहुत लोग। तो आपकी इच्छा, आप कंसीडर करते हैं कहां पर अलग से मानते हैं इस लॉ को या इस लॉ को इसके अंदर मानते हैं, वो आपकी इच्छा है। मेंडल के ऊपर के 2 लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मेंडल का ये तीसरा लॉ जो है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अब ये मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड वर्ड कहां से आ गए? डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2 और हाइब्रिड तो पता ही है। तो मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के समय अगर 1 कैरेक्टर को एट अ टाइम कंसीडर किया, सिर्फ एक कैरेक्टर का वेरिएशन देख कंसीडर किया, तो उस टाइप क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। व्हेन
ओनली वन करेक्टर इज कंसीडर्ड एट अ टाइम, एक समय पर एक ही करेक्टर को कंसीडर किया जाए तो इस क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। When two characters are considered at a time, then this type of cross is known as dihybrid cross. When three characters are considered at a time, then this type of law is known as, this type of hybridization is known as trihybrid cross. तो मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड ऐसे बहुत सारे हाइब्रिड कर सकते हैं। मेंडल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में पहले और दूसरे लॉ में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज किया था और अपने तीसरे लॉ के लिए उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस को यूज किया था। तो पहला लॉ से स्टार्ट करते हैं। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस किस पर बेस्ड है? तो आपको मालूम चल गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मींस सिर्फ एक कैरेक्टर का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, एक ही कैरेक्टर को एट अ टाइम कंसीडर करेंगे, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने एक टॉल प्लांट का क्रॉस एक ड्रॉप प्लांट के साथ कराया। क्या किया? उन्होंने एक प्लांट लिया टॉल, ये होमोजाइगस लिया या हेटेरोजाइगस लिया? होमोजाइगस टॉल। ये कैसा प्लांट है? आपके सामने जो लिखा हुआ है ये टॉल है। कैसा टॉल है? होमोजाइगस टॉल प्लांट को लिया और उसका क्रॉस किसके साथ कराया? होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के साथ कराया। ये कैसा ड्रॉप प्लांट है और होमोजाइगस है, इसका क्रॉस कराया होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट के साथ। तो एक होमोजाइगस बोना पौधा लिया, ड्रॉप मीन्स होता है बोना, छोटा सा प्लांट, और एक टॉल प्लांट लिया और दोनों होमोजाइगस प्योर लाइन लिया और इनके बीच में क्रॉस कराया। तो कैसे बच्चे पैदा हुए होंगे? तो देखते हैं। जब भी बच्चे पैदा होते हैं तो मेल के शरीर में एक इनमें से मेल होगा और एक फीमेल होगा। ठीक है, कोई एक प्लांट को मेल की तरह कंसीडर कर लेते हैं और इसको फीमेल मान लेते हैं सपोज। तो होमोजाइगस टॉल क्या हो गया? ये मेल प्लांट हो गया और ये फीमेल प्लांट हो गया सब कुछ। मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। अब मेल फ्लावर में क्या बनेंगे? मेल गैमेट बनेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें क्या हुए? मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, इसमें क्या होगा? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। और गैमेट का फॉर्मेशन हमेशा कैसे होता है? माइटोसिस से या मियोसिस से? मियोसिस से। तो गैमेट का फॉर्मेशन यहां पर हुआ तो मियोसिस होगी प्लांट में, क्योंकि प्लांट डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में सिर्फ मियोसिस से बनते हैं गैमेट। तो यहाँ मियोसिस होगा। यहाँ पर 2 टी है, या कितने का टी आएंगे? यहाँ पर सिर्फ एक टी आएगा, 2 टी में से एक टी आएंगे। मतलब मेल गैमेट में हैप्लॉइड होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं, एक टी आया ये मेल गैमेट में, कैपिटल टी, और एक स्मॉल टी आएगा इसमें। देखो 2 स्मॉल टी थे, एक आ गया। यहाँ पे 2 कैपिटल टी थे, यहाँ एक आ गया, गैमेट बन गए, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट। इस मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइजेशन करा देंगे, फ्यूजन करा देंगे, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये नया प्लांट पैदा हुआ। ये प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? सबको पता है ये प्लांट दोनों अलग अलग है, इसका मतलब ये हेटेरोजाइगस प्लांट है। टॉल होगा कि ड्रॉप होगा? ये टॉल प्लांट होगा। इसका फिनोटाइप देखने जाओगे तो लंबा पेड़ होगा। अब उन्होंने इसी को देखकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना रूल्स कह दिया। मेंडल का पहला लॉ क्या है? कहते हैं व्हेन होमोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉस विद द होमोजाइगस ड्रॉप प्लांट इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट पिलाई, F1 को फुल फॉर्म है। इन F1 जनरेशन all the plants are heterozygous tall, means this new plant have both the alleles। इसके पास दोनों एलिल्स हैं, टॉल होने का भी एलिल्स है और ड्रॉप होने का एलिल्स भी है, दोनों एलिल्स हैं। बट दोनों एलिल्स एक साथ एक्सप्रेस नहीं होंगे, उनमें से सिर्फ एक एलिल एक्सप्रेस होगा और एक एलिल एक्सप्रेस नहीं होगा। जो एक्सप्रेस होगा उसको कहेंगे डोमिनेंट के नाम से जानेंगे, डोमिनेंट एलिल्स है, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा उसको कहेंगे रिसेसिव एलिल्स है। रेसेसिव एलिल्स के नाम से जानेंगे। तो इसमें बोला कि 2 एलिल्स होते हैं, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है। क्या समझ में आया? फिर से रिपीट करते हैं। मेंडल ने कहा जब होमोजाइगस प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस ड्रॉप के साथ कराएंगे, F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बनेंगे सारे के प्लांट्स के पास दोनों एलिल होंगे, लंबे होने वाला भी एलिल और छोटे होने वाला एलिल भी। लेकिन उन दोनों एलिल्स में से सिर्फ एक एलिल एक्सप्रेस होगा जिसे हम डोमिनेंट एलिल कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, और दूसरा एलिल एक्सप्रेस नहीं होगा जिसको हम रेसेसिव कहेंगे।
समझ में आया? एक की बात मानेंगे और एक की बात नहीं मानेंगे, एक डोमिनेंट होगा और एक रेसेसिव कहलाएगा। डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर होंगे, दोनों के जीन होंगे, लेकिन सिर्फ एक जीन एक्सप्रेस करेगा, दूसरा जीन एक्सप्रेस नहीं करेगा। जो जीन एक्सप्रेस करता है उसको डोमिनेंट कहते हैं, जो जीन एक्सप्रेस नहीं करता है उसको हम रेसेसिव कहते हैं। समझ में आई बात? ऐसा समझ लो, आपके घर में पापा भी हैं और मम्मी भी हैं। पापा ने कहा कि तुमको इंदौर जाना है पढ़ने के लिए, और मम्मी ने कहा कि तुमको मुंबई जाना है पढ़ने के लिए। अब तुम कहीं एक ही जगह जाओगे, या तो इंदौर जाओगे या मुंबई जाओगे, या तो पापा की बात मानी जाएगी या मम्मी की बात मानी जाएगी। अगर तुम इंदौर चले गए इसका मतलब पापा की बात मानी गई, इसलिए मतलब तुम्हारे घर में किसकी चलती है, कौन डोमिनेंट है? पापा डोमिनेंट है, मम्मी रिसेसिव हो गई, मम्मी की बात नहीं मानी गई। अगर तुम मुंबई चले जाते और इंदौर नहीं जाते, इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे घर में किसकी बात मानी, किसकी चलती है? मम्मी की चलती है। इसका मतलब मम्मी डोमिनेंट है, पापा रेसेसिव है। घर में दोनों रहते हैं, मम्मी पापा दोनों अलग अलग बात बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक की बात एक टाइम मानी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे कहा कि व्हेन होमोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉस विद द, क्रॉस का सिंबल ये है, तो व्हेन होमोजाइगस टॉल प्लांट क्रॉस्ड विद द homozygous drop plant, then in F1 generation all the plants are heterozygous tall. Means they have both the alleles, tall alleles and drop alleles, but among them only one allele will be expressed, known as dominant. Another allele will not be expressed, known as recessive allele. और इस लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने कहा दोनों एलिल्स में से सिर्फ एक एलिल एक्सप्रेस होगा, एक एलिल एक्सप्रेस नहीं होगा। जो एलिल एक्सप्रेस होगा उसे डोमिनेंट एलिल कहेंगे, जो एलिल एक्सप्रेस नहीं होगा उसको हम रेसेसिव एलिल्स के नाम से जानेंगे। इतनी सी बात थी, समझ में आई इतनी बात? डोमिनेंट और रेसेसिव की बात क्लियर हो गया, ठीक है? डोमिनेंट एलिल्स और रेसेसिव एलिल्स दो तरह के एलिल होते हैं ना। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को? अगर ये क्लियर है तो मेंडल का पहला लॉ खत्म हो गया। मेंडल के पहले लॉ के कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन सा एक्सेप्शन है? आपका पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और दूसरा एक्सेप्शन है को डोमिनेंस, जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। मेंडल के पहले लॉ के सिर्फ दो एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ये दोनों एक्सेप्शन है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस मेंडल के पहले लॉ के एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन पूछे, एक्सेप्शन मतलब जो मानता नहीं है, आंसर होगा को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इन दोनों के बारे में, को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।